तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपके मेंटोर एंड आपके एजुकेटर CS मेहंदी तोशनिवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वन शॉट लेक्चर्स ऑफ SBIL। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड कंपनीज। सबसे पहले वेटेज की बात करें कि एग्जाम में इस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। दैट इज अराउंड योर 5 to 7 मार्क्स। यानी कि मैं कह सकती हूँ ये चैप्टर इज इन द कैटेगरी ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी इजी चैप्टर है जिसमें आप इजीली स्कोर कर पाओगे। चैप्टर को रिवाइज करने का, चैप्टर को समझने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अभी पूरा अटेंशन इसी लेक्चर में होना चाहिए। बिलीव मी, आफ्टर दिस लेक्चर विल गॉट कंप्लीटेड, आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आप खुद कमेंट्स में मुझे बोलोगे कि दीदी सब कुछ दिल और दिमाग में चला गया। तो क्या मेरे नादान परिंदे रेडी हैं? पूरा चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ कवर करने वाले हैं। बी इट इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कि आखिरकार कंपनी होता क्या है। व्हाट इज अ कंपनी? तो हमें पता है ये कंपनी डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से कम एंड पनीस। पहले के टाइम पर लोग खाना खाते थे साथ में ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स दे यूज्ड टू मीट, और उसी टाइम खाना खाते खाते वो अपने बिजनेस की बातें डिस्कस कर लिया करते थे। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो रहा है एंड नाउ खाना खाते खाते आप बिजनेस की बातें डिस्कस नहीं कर सकते। देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट कि आप एक अलग फॉर्म स्टार्ट करो बिजनेस के लिए, एंड दैट इज हाउ कंपनी हैज बीन डिराइव्ड। टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन, तो कंपनी को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, जो क्या बोलता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो किधर बनी है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है। व्हेन आई से प्रीवियस कंपनी लॉ, तो इससे पहले था आपका कंपनीज एक्ट 1956। अभी व्हाट इज अ कंपनी, उसको समझने के लिए आपको कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के देखने रहेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जो बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। इवन जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया है वो भी अलग है और कंपनी अलग है। तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, दैट इज कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स जिन्होंने कंपनी को बनाया है। उसके बाद परपैचुअल सक्सेशन। परपैचुअल सक्सेशन एक प्रिंसिपल पे काम करता है दैट कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। इट मीन्स मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। इवन कंपनी में जितने मेंबर्स है, अगर सभी की भी डेथ हो जाती है तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क मेंबर्स की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से और ल्यूनेसी से नहीं पड़ता है। दैट इज परपैचुअल सक्सेशन। सेपरेट प्रॉपर्टी बोलता है कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ कंपनी की है। इट मीन्स कंपनी अपने खुद के नाम पर प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है और उसे डेवलप कर सकता है, उसे बाय कर सकता है। मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी पे उसके मेंबर्स का कोई भी राइट नहीं है। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी ओनली। आफ्टरवर्ड्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और जैसे ही शेयर्स ट्रांसफर होते हैं ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। लास्ट, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, विच मीन्स टू फाइल अ केस। कंपनी के पास ये पावर है, कंपनी के पास ये राइट है, कंपनी अपने खुद के नाम पर केस फाइल कर सकती है और कोई और भी कंपनी के नाम पर केस फाइल कर सकता है। इट मीन्स टू फाइल अ केस इन इट्स ओन नेम। ये सभी फीचर्स से हमें समझ आता है कि कंपनी आखिरकार होती क्या है। अभी आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ कंपनी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन
इनकॉर्पोरेशन, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनीज। मतलब कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, कैसे फॉर्म हुई है। अगर आपकी कंपनी फॉर्म हुई है एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट से, जैसे कि मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई या फिर एलआईसी, ये कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, ये कंपनी एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। इवन अगर हम बात करते हैं आईसीएसआई, तो ये भी एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म हुआ है, दैट इज सीएस एक्ट 1980 विच इज एन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके अंदर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है। अभी रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करते हैं, और रजिस्टर्ड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। सो दीज आर द रजिस्टर्ड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने देखा। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तीन तरह की कंपनीज होती है। पहली अनलिमिटेड कंपनीज, एज द नेम सजेस्ट अनलिमिटेड से हमें पता चल रहा है मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं है, मींस दे विल आल्सो बी पर्सनली लायबल, उनकी पर्सनल एसेट्स भी यहाँ पर लायबल होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये क्या बोलता है मेंबर्स की उतनी लायबिलिटी है जितना कि उन्होंने अंडरटेक किया है एट द टाइम जब वो मेमोरेंडम में उन्होंने जो भी अमाउंट बोला है कंट्रीब्यूट करने का, सिर्फ उन्हें उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये कंट्रीब्यूशन यानी कि आपकी लायबिलिटी कब आएगी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। अगर कंपनी चल रही है तो यहाँ पर अभी आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी, बट आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही है तो आपकी लायबिलिटी आएगी और आपको उतना अमाउंट देना है जितना अमाउंट आपने अंडरटेक किया है, जितना अमाउंट आपने बोला है। नेक्स्ट इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स बोलता है यहाँ पर मेंबर्स और शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? लिमिटेड है जितना उन्होंने शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, जो भी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स है वहां तक की लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, लेट अस अज्यूम एक पर्सन है राहुल, ठीक है। राहुल ने 100 रुपीज़ का शेयर लिया है कंपनी का, जिसमें से राहुल हैज़ पेड 70 रुपीज़। कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ गई है, लेट अस अज्यूम 10 lakhs की। तो अभी राहुल को कितने पैसे देने रहेंगे? ये कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स है। हाउ मच अमाउंट डिड राहुल हैव टू पे? कितना पे करना पड़ेगा? अभी बिकॉज कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, हमने क्या देखा, आपको कितना पे करना पड़ेगा? जितना अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स है। कहना ही से 100 रुपीज़ का शेयर्स लिया, 70 पे कर दिया, जो अनपेड अमाउंट है वो है 30। सो राहुल की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 30 रहेगी, ही ओनली हैव टू पे 30 रुपीज़, एंड इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, राइट। सो हमने ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखा, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी हम अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज देखेंगे और इन सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट 80 to 90% मैंने चार्ट्स बनाए हैं, एंड वो भी 100 चार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, सो दैट हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पर आप इजीली आपकी लैंग्वेज में उसे पढ़ सकते हो, उसे समझ सकते हो, उसे याद करके एग्जाम में भी लिख सकते हो। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, एंड डेफिनेटली मुझे बताना अगर ये 100 नोट्स एंड चार्ट्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो हम आगे भी इसी से कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलो सबसे पहले हम जाएंगे प्राइवेट कंपनी के ऊपर कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। अभी जब भी आप सुनते हो प्राइवेट कंपनी तो आपके दिमाग में ना 3 लेटर्स आने चाहिए, विच इज LPR,
प्राइवेट कंपनी की पहचान ही इन 3 लेटर से है। एल से लिमिटेशन, पी से प्रोहिबिशन और आर से रिस्ट्रिक्शन। तो प्राइवेट कंपनी में बोला गया है यहाँ पर कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके आर्टिकल्स में ये 3 चीज़ें होगी। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये 3 चीज़ें होने वाली हैं। कौन सी 3 चीज़ें हैं? लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन। लिमिटेशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो प्राइवेट कंपनी बोलती है कि हमारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी है तो कैसे पता चलेगा? इस कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। लिमिट लगा दी, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। ओके, टॉकिंग अबाउट द प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है ये काम तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट कर रखा है, वो लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती है फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिशन टू इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज, इसके लिए साफ मना कर रखा है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब कर तो सकते हो लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत रोक टोक है। रेस्ट्रिक्शन किस पे लगा रखी है? रेस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। जैसे हो सकता है पहले आप आपकी कंपनी के मेंबर्स को ही ट्रांसफ़र करोगे, उसके अलावा किसी को नहीं कर सकते। पहले उनसे पूछो, ये शेयर्स ट्रांसफर्स सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के बीच में ही होगा। सो दिस इज़ द रेस्ट्रिक्शन। अभी लिमिटेशन वाला पार्ट हमें पता चल गया दैट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें और हैं कि जब भी आप काउंट करोगे 200 मेंबर्स को तो इनमें कौन काउंट नहीं होगा? नॉट टू बी काउंटेड। किसने काउंट नहीं करोगे? जो एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी के, एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, और दूसरा पास्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज, पास्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इट मीन्स वो जब आपकी कंपनी के एम्प्लॉय थे तब उन्होंने शेयर्स खरीदा, अब वो आपकी कंपनी को छोड़कर चले गए, उन्हें हम पास्ट एम्प्लॉय बोलने वाले हैं। उन्हें भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, और जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है उन्हें भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स व्हेन आई विल बी काउंटिंग 200 प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स है क्या, इन 2 को काउंट नहीं किया जाएगा। ऑल्सो अगर कोई ज्वाइंट शेयर होल्डर है, ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो उन्हें 1 ट्रीट किया जाएगा। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स शैल बी ट्रीटेड एज 1। अच्छा समझो, ढोलू और भोलू दोनों मिलकर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो जब मैं 200 काउंट करूंगी ढोलू और भोलू को अलग अलग काउंट नहीं करूंगी, दे विल बी ट्रीटेड एज 1 फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग। सो ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज 1। और ये है हमारे प्राइवेट कंपनी की पहचान। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के एंड में, नाम के एंड में क्या होने वाला है? प्राइवेट लिमिटेड होगा। क्या ये क्लियर? तो जब भी अभी प्राइवेट कंपनी सुनोगे, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सेक्शन भी लिख देते हैं यहाँ पर, विच इज योर 2 क्लॉज 68। ये पूरे चार्ट में कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर। पब्लिक कंपनी में बोला गया है यहाँ पर 7 लोगों का साथ चाहिए। अगर आपको बनानी है पब्लिक कंपनी तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। एंड 2 क्लॉज 71 के हिसाब से बोलता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। बहुत सिंपल सा बोल दिया। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानेंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय नादान परिंदों, एक पॉइंट आता है दैट अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है, पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसे आप डीम्ड पब्लिक कंपनी मानोगे। मतलब मानो या ना मानो वो भी पब्लिक कंपनी ट्रीट करी जाएगी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे,
और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं इन अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1 पर्सन कंपनी में नाम से ही पता चल रहा है इस कंपनी में तो एक ही पर्सन होगा। यस, देयर विल बी 1 पर्सन जो कि ओनर होने वाला है, वही शेयर होल्डर, वही मेंबर होगा, यही अकेला पर्सन रहेगा। ध्यान रखना, ये 1 शेयर होल्डर, मेंबर, ओनर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स डायरेक्टर कैन बी 1 और मोर देन 1। डायरेक्टर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर शेयर होल्डर, मेंबर, ओनर एक ही होगा। यहाँ पर 1 पर्सन कंपनी बोलती है एक अकेला मेंबर रहने वाला है, डायरेक्टर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो इन अ कंपनी फॉर्म, तो लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड। ओपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो वही बोला, 1 पर्सन कंपनी, एक ही पर्सन मेंबर रहेगा, शेयर होल्डर रहेगा, ओनर रहेगा। तो क्या आप लोगों के मन में भी आ रहा है डाउट कि दीदी अगर एक ही पर्सन है और उस एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर क्या वो इंसॉल्वेंट हो गया या फिर वो पगलाया हुआ है, अनसाउंड माइंड का है, तो क्या होगा? तो उस केस में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होगी, वहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी का नाम एंटर करना होता है, दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ अगर इस पर्सन को कुछ हो जाता है तो कौन कंपनी को संभालेगा, एंड वो नॉमिनी यहाँ पर मेंबर बन जाएगा। ये ओपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा। अभी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ओपीसी के? सबसे पहला, यहाँ पर ये 1 पर्सन कंपनी है, हम कुछ रिलैक्सेशन, हम कुछ एग्जेम्पशंस देना चाहते हैं। यहाँ पर बोला है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाना। अरे वाह, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसका नाम लिखा होगा कि कौन नॉमिनी बनेगा। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, वो डिसेबल हो जाता है, तो नॉमिनी कौन बनेगा, उसका नाम और उसकी रिटर्न कंसेंट होगी। रिटर्न कंसेंट मतलब वो यहाँ पर असेंट देने वाला है दैट मैं रेडी हूँ नॉमिनी बनने के लिए, एंड दैट हैज टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, यहाँ पर 1 पर्सन कंपनी है, तो जो भी कंपनी 1 पर्सन कंपनी बन रही है उसके नाम के एंड में लिखा होगा ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी। जैसे प्राइवेट लिमिटेड होता है, जैसे लिमिटेड होता है पब्लिक कंपनी के केस में, वैसे ही 1 पर्सन कंपनी के केस में नाम के एंड में क्या लिखा होगा, 1 पर्सन कंपनी इन ब्रैकेट्स। अच्छा, यहाँ पर एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा? जनरली एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पशंस दे रहे, अगर सीएस नहीं है तो कंपनी में जो डायरेक्टर है वो साइन कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टर एनुअल रिटर्न साइन करेगा। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है आरओसी के पास विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, वहां से 180 डेज के अंदर आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर देनी रहेगी। 2 तरह की मीटिंग है, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग, जनरली साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग होती है, लेकिन ये 1 पर्सन कंपनी हम इन्हें एग्जाम्पशन देना चाहते हैं, तो बोला है आपको साल में बस 2 बोर्ड मीटिंग करनी रहेगी, हर हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग। यानी कि कैन आई से जनवरी टू जून पहला हाफ कैलेंडर ईयर, इसमें एक बोर्ड मीटिंग कर दो, एंड जुलाई टू दिसंबर के बीच में एक बोर्ड मीटिंग करनी रहेगी। मिनिमम गैप होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 डेज का, कम से कम इतना गैप होना ही चाहिए। अभी बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की, यानी कि मेंबर्स की मीटिंग। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ओपीसी में तो एक ही मेंबर है, तो क्या वो खुद से ही मीटिंग करेगा क्या? तो यहाँ पर बोला इट इज सफिशिएंट, क्योंकि एजीएम करने के लिए यहाँ पर एक ही मेंबर है, तो ये सफिशिएंट है। मेंबर को रिजोल्यूशन पास कर लेना है और वो मिनट्स बुक में एंटर कर लेना है। हम मान लेंगे कि रिजोल्यूशन पास हो गया, जैसे ही वो मिनट्स बुक में एंटर होगा, मिनट्स बुक मतलब समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की समरी, दैट क्या डिस्कशन हुआ मीटिंग में।
ओके, नेक्स्ट आती है हमारी निधि कंपनी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ये निधि कंपनी। और इसके लिए तो मैंने बहुत ही बेहतरीन सा चार्ट बनाया, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं, तो आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो निधि कंपनी होती क्या है? सबसे पहले तो ये एक पब्लिक कंपनी होती है, निधि की तरह इनकॉर्पोरेट करी गई है। निधि को याद करेंगे हमारी मम्मा वाले कॉन्सेप्ट से। मम्मी क्या बोलती है कि अरे जो भी पैसे मिल रहे उसे सेव करने का, ठीक है, पैसे को सोच समझ के खर्च करने का, वही निधि कंपनी बोलती है। निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? निधि अपने मेंबर्स के बीच में हैबिट ऑफ सेविंग्स को डेवलप करना चाहती है, तो कल्टीवेट करेगी हैबिट ऑफ सेविंग एंड थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? पैसे को केयरफुली एक्सपेंडिचर करना, केयरफुल एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। ये अपने मेंबर्स को बोलेगी कि आपको सेविंग्स की आदत कल्टीवेट करनी, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट की। ये मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उन्हीं मेंबर्स को लोन भी देती है, लेंड भी करती है जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ निधि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ऐसा करती हैं, और इसीलिए निधि का एक और नाम है यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। तो चाहे निधि बोलो चाहे म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम, एक ही बात है यहाँ पर। अच्छा, तो ये हमारी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी काम करती है एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। मेंबर्स डिपॉजिट करेंगे और जिन्हें ज़रूरत है निधि उन्हें लेंड कर देगी। अच्छा, यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होता है निधि के केस में? तो निधि बिकॉज इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, प्लस निधि रूल्स एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर विच इज 2022, ये एप्लीकेबल होने वाले हैं हमारी निधि के केस में। अच्छा, निधि को पढ़ने के लिए बनाया है बहुत ही प्यारा सा चार्ट, और ये प्रेजेंट होता है आप लोगों के सामने। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, डेफिनेटली आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हो। और इसीलिए मैंने लिखा है अब होगा SBIL ईजी विद योर CS मेहंदी दीदी। बिलीव मी, पूरे SBIL को हम इतना ईजी कर देंगे कि डेफिनेटली आप 80+ 90+ स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट आपको एग्जाम के लिए बोलता है बस थोड़ी सी मेहनत और स्मार्ट वर्क करना है। मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आई वांट बस जो ये मेरी मेहनत है ये वर्थफुल जाए, और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप इसे अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो और रिकॉल करो। अभी बात करते हैं निधि के बारे में। सो हमने देखा निधि को इनकॉर्पोरेट किया एज अ पब्लिक कंपनी। निधि का ऑब्जेक्ट क्या है? लेंडिंग करना, बोरो करना और मेंबर्स के बीच में हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स को डेवलप करने का। ओके, अभी एक एक टॉपिक पर ध्यान रखना, क्योंकि टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपसे पूछे इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि, तो यही 3 पॉइंट्स लिखने, उसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है? एज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख चाहिए होगा। सो जब भी आप निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहोगे, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 लाख रुपीज। निधि इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके 120 डेज के अंदर देखो निधि को एक डिक्लेरेशन देना है, और डिक्लेरेशन में क्या बोलेगी कि हम 200 मेंबर से, मिनिमम 200 मेंबर से, और नेट ओन्ड फंड 20 लाख और मोर हैं। याद करने की टेक्निक बताती हूँ। पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख आपको पता है, उसका डबल याद रखना 20 लाख नेट ओन्ड फंड है, 20 में एक जीरो और ऐड कर दो 200, तो मिनिमम 200 मेंबर्स हैं। अच्छा, ये एक अमेंडमेंट था आपका निधि में कि निधि लिमिटेड अगर सफिक्स की तरह यूज करना चाहते हो, कंपनी के नाम के एंड में निधि लिमिटेड एज अ सफिक्स यूज करना है, तो वो तभी यूज कर सकते हो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से डिक्लेरेशन मिल गया है। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिक्लेरेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आप निधि लिमिटेड वर्ड यूज कर सकते हो। दूसरा बात करते हैं शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट के बारे में। निधि
निधि कंपनी अपने मेंबर्स को यानी कि डिपॉजिट होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी। लेकिन कौन से शेयर्स? ओनली इक्विटी शेयर्स, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती जिसकी वैल्यू मिनिमम कम से कम 10 रुपीज होनी चाहिए यहाँ पर। ओके, तो 10 रुपीज ईच मिनिमम आपकी वैल्यू होनी चाहिए। हर डिपॉजिट होल्डर को बोला है कि आपको कम से कम 10 इक्विटी शेयर्स लेने हैं या फिर इतने शेयर्स लेने हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपीज हो। इसका क्या मतलब है? हो सकता है निधि ने उसके शेयर्स का जो प्राइस है वो 20 रुपीज रख रखा हो। सबसे पहली बात, रख सकती है क्या? यस, रख सकती है। मिनिमम 10 रुपए बोला, मतलब 10 से कम नहीं रख सकती। तो अगर शेयर का प्राइस 20 रुपीज रख रखा है, किसी डिपॉजिट होल्डर ने 5 शेयर्स भी लिए हैं तो भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। या तो आपको 10 इक्विटी शेयर्स लेने या उतने शेयर्स ले लो जिसका वैल्यू इक्वल टू 100 रुपीज हो। ठीक है, अभी मेंबरशिप ऑफ निधि, निधि में मेंबर कौन बन सकता है? तो साफ साफ मना कर दिया, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट निधि की मेंबर नहीं बन सकती है, या फिर कोई भी ट्रस्ट निधि में मेंबर नहीं बन सकती है। साफ साफ मना कर रखा है, कैन नॉट बिकम अ मेंबर, नो, मेंबर नहीं बन सकते हैं। ओके, और हमेशा निधि में एट एनी टाइम 200 मेंबर्स रहने चाहिए, किसी भी टाइम में 200 मेंबर्स की लिमिट रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या माइनर निधि में मेंबर बन सकता है क्या? नो नो नो, माइनर भी मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि माइनर के नाम पर डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है। अगर कौन करेगा? वो नेचुरल या लीगल गार्जियन कर रहा है जो खुद निधि का मेंबर है। माइनर अपने नाम पर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा? वो डिपॉजिट कौन कर रहा है? माइनर का नेचुरल गार्जियन या लीगल गार्जियन, वो खुद भी निधि का मेंबर होना चाहिए। एंड लास्टली बोल रहा है, अगर कोई मेंबर का लोन चल रहा है, ऑनगोइंग है, उस मेंबर ने लोन अभी तक रीपे नहीं किया है, इन दैट केस वो मोर देन 50% शेयर होल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर सकता, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इन छोटे छोटे से पॉइंट से भी ना देयर आर चांसेस कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाए। अभी बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ निधि के बारे में। क्या निधि अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकती है क्या? अभी थोड़ा लॉजिकली सोचो, कब निधि को ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए? दीदी प्रॉफिट हो रहा होगा तभी हम ब्रांचेस ओपन करेंगे। यस, बिल्कुल सही है, वही बोला है। निधि को अगर पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न कर रही है तो निधि ब्रांचेस ओपन कर सकती है। कब? अगर पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न कर रही है तो निधि 3 ब्रांचेस ओपन कर सकती है विद इन द डिस्ट्रिक्ट। लिमिट लगा दी 3 ब्रांचेस और विद इन द डिस्ट्रिक्ट। 3 से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करनी है या डिस्ट्रिक्ट के बाहर ओपन करनी है तो कर सकती है क्या? अरे कर सकती है, पर यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी रहेगी, उसके बाद हो सकता है। पर एक चीज में तो साफ मना कर दिया दैट निधि कभी भी अपने स्टेट के बाहर ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकती। जिस स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस स्टेट के बाहर निधि कैन नॉट ओपन द ब्रांचेस। अभी ब्रांचेस ओपन हमें समझ आ गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको क्या कंप्लाई करना है। इफ निधि वांट्स टू ओपन इट्स ब्रांचेस तो निधि का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न अप टू डेट आरओसी के पास फाइल्ड होना चाहिए। अगर ये अप टू डेट फाइल्ड है तभी निधि ब्रांचेस ओपन कर पाएगी, मतलब कंप्लाइंस होना जरूरी है। अभी क्लोजर ऑफ ब्रांचेस, क्या निधि ब्रांच क्लोज कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, पर ब्रांच क्लोज करना इज अ बिग डिसीजन, तो यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर का परमिशन चाहिए होगा। और एक प्रपोजल दो रीजनल डायरेक्टर को कि ये जो डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट किए हैं उन डिपॉजिट को कैसे पे ऑफ करोगे, आपने जिन भी मेंबर्स को लोन दिया है उनसे लोन कैसे रिकवर करोगे। आपको आरडी से परमिशन लेनी है NDH2 फॉर्म में। जैसे ही परमिशन मिल जाती है एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना है वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में, मतलब रीजनल न्यूज़पेपर में। उसकी कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट ब्रांच के बाहर लगा देनी है। एज सून एज आपकी ब्रांच क्लोज हो जाती है 30 डेज में इंटीमेट करोगे ROC को। जस्ट गिव इट अ गुड रीड एक बारी, पूरा निधि क्लियर हो जाएगा।
हाँ जी, आगे भी हम लोग चार्ट से ही पढ़ेंगे पूरा निधि। अभी डिपॉजिट्स की बात करते हैं। एज वी हैव सीन, निधि अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। दो तरह के डिपॉजिट्स है यहाँ पर, विच इज हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के मैक्सिमम टाइम की, तो दोनों में सेम है 60 मंथ्स एंड 60 मंथ्स डिपॉजिट्स के लिए। मिनिमम टाइम की बात करें तो एफडी के लिए 6 मंथ्स और आरडी के लिए है 12 मंथ्स। अज्ञान दीदी याद कैसे करें आप, तो ये बताओ, कई को टेंशन जब योर मेहंदी दीदी इज हियर। ए बी सी डी ई एफ, एफ कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पे। तो एफ डी 6 मंथ्स, अब जो आर बचा है ऑब्वियसली वो 12 मंथ्स होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम दोनों में 60 मंथ्स का टाइमिंग है, एफ डी में 6 मंथ्स और आर डी में 12 मंथ्स का टाइमिंग है। ठीक है, अभी ये डिपॉजिट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स बाय निधि। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे डिपॉजिट्स है जो अलग से अपने साइड में रख रखे हैं, जिस पर कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है, जो आपने एज अ लोन के फॉर्म में नहीं दे रखे। ठीक है, यहाँ पर बोलती है निधि कि निधि को एटलीस्ट 10%, कितना, एटलीस्ट 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट या तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जमा करना है या फिर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाना है। अभी ध्यान से सुनना, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कब का, पिछले के पिछले महीने का, सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ का जो लास्ट वर्किंग डे था, उस लास्ट वर्किंग डे पे जो भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का अमाउंट था उसका 10% आपको डिपॉजिट करवाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, लेट अस अज्यूम 31 मार्च की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीसीडिंग मंथ फैब हो गया, उसका प्रीसीडिंग मंथ जनवरी हो गया। तो क्या आपको ये समझ आया, ये हुआ हमारा सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ। सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ का जो लास्ट वर्किंग डे था, लास्ट वर्किंग डे 31 जनवरी, ये लास्ट वर्किंग डे पर जो भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है उसका एटलीस्ट 10% कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसका 10% या तो आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना रहेगा। क्या ये अभी क्लियर हुआ? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया होगा। ये हमारा डिपॉजिट से रिलेटेड पार्ट है। टॉकिंग अबाउट द लोन, निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है। निधि कितना लोन दे सकती है ये डिपेंड करता है निधि के पास डिपॉजिट्स कितना है। तो अगर निधि के पास डिपॉजिट लेस देन 2 करोड़ से, वो 2 लाख तक का लोन दे सकती है। मोर देन 2 करोड़ से बट लेस देन 20 करोड़ से तो 7,50,000 तक का लोन दे सकती है। मोर देन 20 करोड़, ये एमटी मतलब मोर देन है ना, और एलटी मतलब लेस देन। मोर देन 20 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़ से तो 12 लाख तक का लोन, और मोर देन 50 करोड़ से तो 15 लाख तक का लोन निधि दे सकती है पर इंडिविजुअल को। तो जितना डिपॉजिट है उस पर डिपेंड करेगा। अभी सुनो ना, एक पर्सन है, कौन है, राकेश। ठीक है, राकेश ने निधि से लोन लिया, ठीक है, पर अभी तक रीपे नहीं किया है और वो फिर से आ गया दूसरी बार लोन लेने, तो क्या उसे लोन मिलना चाहिए क्या? तुम खुद बताओ। ना 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 ना, ऐसा पर्सन जिसने पहले डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ द लोन, अभी दूसरी बार वो एलिजिबल ही नहीं होगा, उसको लोन ही नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल माना जाएगा। और एक और बात ध्यान से सुनना, अगर पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली निधि को यहाँ पर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, लास्ट 3 ईयर्स से निधि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो उस केस में लोन जो है, लोन मिलेगा तो सही बट लोन का अमाउंट हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख था तो उसकी जगह 1 लाख हो जाएगा, 7,50,000 का 3,75,000 हो जाएगा, इसका 6 लाख हो जाएगा, इसका 7,50,000 हो जाएगा। ये कब होगा? अगर पिछले 3 साल से निधि इज नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट कंटिन्यूअसली, तो लोन अमाउंट विल बी रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, अभी बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की ऑन लोन। निधि लोन दे रही है अपने ही मेंबर्स को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकती है? तो यहाँ पर देखा जाएगा कि निधि डिपॉजिट्स पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। जो मेंबर्स डिपॉजिट जमा कर रहे हैं उनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो भी निधि का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपॉजिट पर, ओके, उस पे आप मैक्सिमम 7.5% ऐड कर सकते हो। ये लोन
लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, इफ इट ऑल इस पे क्वेश्चन आता है, वो आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, उसके ऊपर मैक्सिमम आप 7.5% ज़्यादा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। अच्छा, निधि कंपनी में डायरेक्टर्स भी होंगे, तो डायरेक्टर कौन बन सकता है? ऐसा पर्सन जो खुद निधि का मेंबर होगा। टेन्योर है 10 साल का, 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आप डायरेक्टर बन सकते हो। उसके बाद क्या? उसके बाद 2 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना पड़ेगा, मतलब 2 साल तक आप निधि में डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व कर दिया, आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, फिर से रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। लास्टली अबाउट डिविडेंड, तो निधि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 25% एंड स्वाहा होता है हमारा निधि कंपनी। क्या ये फील हो रहा है? क्या SBIL इजी लग रहा है क्या विथ योर मेहंदी दीदी? अगर लग रहा है तो कमेंट्स में टैगलाइन जरूर लिख देना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट, निधि तो हमारा कंप्लीट हो गया। टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर कंपनी, यहाँ पर क्या बोला है? प्रोड्यूसर कंपनी में जनरली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड प्रोड्यूसर कंपनी में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है इन लर्निंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, तो उधर भी बहुत ही प्यारी सी टेक्निक यहाँ पर आपको हेल्प करने वाली है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी को मैंने एक निमोनिक से आपको लर्न कराने वाली हूँ। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, ये निमोनिक है क्या? निमोनिक बोलता है 2 पर्सन ने 2 टी-शर्ट ली MP से और विम से धोया। क्या है? 2 पर्सन ने 2 टी-शर्ट ली MP से और विम से धोया। अभी याद कैसे करोगे? 2 पर्सन मतलब 2P, 2 टी-शर्ट, 2T, MP और विम, ये आपका मेमोरी टेक्निक होने वाला है याद करने का। अभी 2P, P से क्या हो गया? प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, एक और P से प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग हो गया। T से हमारा हो गया टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। एक और T से ट्रांसमिशन एंड जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है। M से हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग करना प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को। P से प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मेंबर्स, मेंबर्स को एजुकेशन देना किस प्रिंसिपल पे? म्यूचुअल असिस्टेंस के प्रिंसिपल से। W से वेलफेयर मेजर्स, I से इंश्योरेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड M से म्यूचुअल असिस्टेंस। और इस तरीके से आप प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो। ऑल्सो ध्यान रखना, प्रोड्यूसर कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी उसे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स इशू करने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कैसी कंपनी? ये तो विदेशी कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया हुई है। बनी तो बाहर है लेकिन बिजनेस इंडिया में कर रही है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अभी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है? खुद से इटसेल्फ हो सकता है, किसी एजेंट के थ्रू हो सकता है, फिजिकली प्लेस हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। बट द कंडीशन इज वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी होकर रही होनी चाहिए, किसी भी तरीके से करें। फॉरेन कंपनी पे एक बार आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अच्छा, एक और चीज जो फॉरेन कंपनी में बोलते हैं दैट अगर आपकी फॉरेन कंपनी का एटलीस्ट 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना? एटलीस्ट 50%, 50% पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, होल्ड कर रखा है इंडिया के सिटीजन ने, 1 और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया ने, या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट ने होल्ड कर रखा है जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर 50% होल्ड कर रखा है तो हम ऐसा मान लेंगे जैसे कि ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसको कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लाई करना पड़ेगा। ऑल्सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अभी बात आती है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की, कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन से इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट
यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट है, MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स। तो बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोला जाता है चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जो कंपनी का फाउंडेशन यहाँ पर सेटअप करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा इसमें कितने इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं। अभी कंपनीज एक्ट 2013 में मेमोरेंडम को डिफाइन कर रखा है, कौन से सेक्शन में? 2 क्लॉज 56 में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। अगर ये डेफिनेशन याद हो गई तो आर्टिकल्स भी ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। ये बोलता है मेमोरेंडम मीन्स, मेमोरेंडम का मतलब क्या है? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। वाह जी वाह, मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जैसा उसे ओरिजिनली बनाया गया है, एंड ऑल्टर्ड, या फिर उसे ऑल्टर किया हुआ है। ऑल्टर मतलब आप उसे चेंज कर सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम। और किस हिसाब से आप ऑल्टरेशन करोगे? इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, पिछले कंपनी लॉ के हिसाब से या इस एक्ट के हिसाब से आपने ऑल्टर किया होगा। एक बार मेरे सारे नादान परिंदे मेरे साथ रिपीट करेंगे। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जैसा ओरिजिनली बनाया, एंड ऑल्टर्ड या फिर ऑल्टर किया है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन परसुएंस ऑफ, किसके अकॉर्डिंग? प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट, ठीक है। और यही डेफिनेशन ना आपके आर्टिकल्स की है, सेम आर्टिकल्स की डेफिनेशन है 2 क्लॉज 6 में। तो 2 क्लॉज 56 मेमोरेंडम, 5 हटा दो, 2 क्लॉज 6 आर्टिकल्स की डेफिनेशन है, एकदम डिट्टो सेम, बस मेमोरेंडम की जगह आर्टिकल्स वर्ड यूज करना है, ठीक है। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करें तो जरा इसके कंटेंट देख लेते हैं कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। कंटेंट को याद करने का टेक्निक है न रोल्स। क्या है? न रोल्स, ठीक है। यहाँ पर N से है नेम क्लॉज, R से रजिस्टर्ड ऑफिस, O से ऑब्जेक्ट, L लाइबिलिटी, C कैपिटल, अ सब्सक्रिप्शन। ये कंटेंट आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, सीक्वेंस ऐसे ही रहने वाला है। पहले नेम होता है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर आपका ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन। कैसे बोलोगे? न रोल्स, सी साइलेंट है हमारा, है ना। न रोल्स करके आपके कंटेंट होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। इसको सबको हम डिटेल में देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं मेमोरेंडम के फॉर्म्स क्या हैं, कितने तरह के मेमोरेंडम होते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अ कंपनी फॉर्म दे रखे कि किस किस फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो सकता है। आपकी कंपनी किस तरह की, उस पर डिपेंड करता है। हमने 3 तरह की कंपनी देखी थी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। एकदम सॉर्टेड है यहाँ तक। तो यहाँ पर बोला है टेबल ए में जो MOA का फॉर्मेट है वो कौन यूज कर सकता है? ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी और सी में बोला है लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन जरूरी नहीं ना कंपनी में शेयर कैपिटल हो। तो हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तरह की कंपनी होती है, ठीक है। डी और ई अनलिमिटेड कंपनीज हैं, यहाँ पर भी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग शेयर कैपिटल। क्वेश्चन ये नहीं है, समझा तो सही, लेकिन याद कैसे करोगे? सो व्हाई वरी व्हेन योर दीदी इज हियर। कैसे याद करने वाले हो? टेबल ए एकदम सॉर्टेड है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी और सी वो गारंटी वाली, डी और ई अनलिमिटेड कंपनीज। अभी इसको याद करेंगे हम लोग लड़कियों के एग्जाम्पल, है ना। लड़कियां कैसी होती, बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी होती है ना, तुम्हें तो पता ही होगा, बहुत ज़्यादा डील करते होंगे तुम इस चीज़ में कि उन्हें खुद को ही नहीं पता होता उन्हें चाहिए क्या। कभी बोलेगी नहीं नहीं यार नहीं यहाँ पर नहीं चलते, फिर बोलेगी हाँ चलो चलते, नहीं ये नहीं खाना, हाँ चलो वह खा लेते हैं हम, ऐसे ही करती है ना। तो वैसे ही आप यहाँ पर याद करने वाले हो। कैसे याद करने वाले हो? नो यस नो यस, यानी कि नो मतलब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यस हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल। इस तरीके से याद करोगे। सुना ध्यान से, ए बी सी डी ई। ए सॉर्टेड है, वो लिमिटेड बाय शेयर्स वाला। बी और सी गारंटी वाले तो हैं, डी और ई
अनलिमिटेड वाले हैं, ठीक है। गर्ल्स कैसी होती है, नो यस नो यस, तो यहाँ पे नो यस नो यस, यानी कि नॉट हैविंग श्योर कैपिटल, हैविंग श्योर कैपिटल, ठीक है। फिर से नॉट हैविंग श्योर कैपिटल एंड हैविंग श्योर कैपिटल, नॉट और फिर हैविंग, हो गया सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और उसे देखते ही नहीं कि हमें तो कैसे याद होगा, बट यहाँ पर ही मेरा काम है कि आप लोगों को चीज़ें ईजियर वे में लेकर जाना और इस चीज़ को रिटेन करना। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने 6 क्लॉजेस देखी थी, सबसे पहले जाएंगे हम नेम क्लॉज के ऊपर, ठीक है। एन से है आपकी नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या बोलती है, नेम क्लॉज से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी कंपनी प्राइवेट है या फिर पब्लिक है। नेम क्लॉज से आप आइडेंटिफाई करोगे द टाइप ऑफ कंपनी, कि आपकी कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनी होगी तो नाम के एंड में लिमिटेड आएगा, प्राइवेट कंपनी होगी तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आएगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिकॉज इफ इट इज अ पब्लिक, लिमिट पब्लिक आएगा तो एंड्स विथ लिमिटेड, प्राइवेट है तो किससे एंड होने वाली है, एंड्स विथ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलते हैं कि आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नेम शेल नॉट बी, नेम कैसा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब सेम नाम नहीं होना चाहिए, किसी और कंपनी के जैसा सेम नाम नहीं होना चाहिए। नेम शेल नॉट बी आइडेंटिकल, बिल्कुल भी नहीं, सेम नहीं होना चाहिए, या फिर मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, रिजेंबल टू नियरली विथ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, कोई कंपनी है उसके नाम से मिलता जुलता नाम भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुनो, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ऑलरेडी ABC लिमिटेड, और तुम बनाना चाह रहे हो एक कंपनी जिसका नाम क्या कर रहे हो, A.B.C. लिमिटेड। क्या मैं कह सकती हूँ ये तो आइडेंटिकल है, ये तो सिमिलर है, ये तो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, सिर्फ आपने डॉट्स एंड किए हैं यहाँ पर, तो ये नाम अप्रूव नहीं होने वाला है। आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सेम सिमिलर नहीं होना चाहिए, और मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी के नाम से। अच्छा, और एग्जाम्पल सुनो, कंपनी का नाम है ऑलरेडी जैसे कि गाटा लिमिटेड, आप बनाना चाह रहे हो GATAA लिमिटेड, गाटा लिमिटेड। क्या मैं बोल सकती हूँ ये भी आइडेंटिकल है, ये भी रिजेंबल टू नियरली कर रहा है, एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं कर सकते हो। एक कंपनी है कलर्स लिमिटेड, आप क्या कर रहे हो COLOR लिमिटेड, ये भी नहीं कर सकते हो। तो कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल टू नियरली नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से। ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। दूसरा, नाम ऑफेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, नेम शेल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आप ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते हो जो कि ऑफेंस की तरह माना जाए, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो, ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जैसे रिलीजन के बेस पे हो गया, कास्ट के बेस पे हो गया, ऐसा कोई भी नाम आप रख नहीं सकते हो। ये आपका नेम क्लॉज बोलता है ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल ले लो, फिर आप इन वर्ड को यूज कर सकते हो। जैसे कि आप आपकी कंपनी के नाम में प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर का वर्ड ये ऐड करना चाहते हो, आप आपकी कंपनी के नाम में नेशन वर्ड ऐड करना चाहते हो, नेशनल ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। अच्छा, अभी नेम को रिजर्वेशन की बात करी जाती है कि हमें नाम रिजर्व करवाना है। वी हैव फाइनलाइज द नेम, नाम फाइनल करा दिया है, नाम हमें रिजर्व करवाना है। तो रिजर्व कैसे कराएं हम नाम को,
सो देर आर टू वेज रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। आपकी नई नई कंपनी है, ठीक है, नई कंपनी के केस में एक फॉर्म है स्पाइस प्लस, उसका पार्ट ए किसके लिए है, नेम रिजर्वेशन के लिए है। वो नाम रिजर्व हो जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। 20 डेज के लिए आपका नाम रिजर्व रहेगा। अच्छा, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी को नाम चेंज करना है। मेरी कंपनी का नाम पहले था जोलमाल लिमिटेड, अभी मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ, चेंज करके गोलमाल लिमिटेड करना चाहती हूँ, ठीक है, कहना इसे चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम, एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम, कंपनी में नेम चेंज हो रहा है। तो उस केस में आपको फॉर्म रन फाइल करना है। फॉर्म रन मतलब रन से है, यहाँ पर भागो दौड़ो नहीं, रन है रिजर्व यूनिक नेम। अच्छा, रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म फाइल करोगे, नाम रिजर्व होगा फॉर 60 डेज। यहाँ पर 60 डेज के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा। एंड ये आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। स्पाइस प्लस न्यू कंपनी के केस में है, एग्जिस्टिंग कंपनी में रन फॉर्म रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज का एक और नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो दोनों ही एक है, या तो सिचुएशन बोलो या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलो। इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि कौन से स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। सिचुएशन क्लॉज क्या बताएगा कि कौन से स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, सिर्फ आपको स्टेट का नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़, तो मैं यहाँ पे सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखने वाली हूँ, राजस्थान, स्टेट का नाम मेंशन करना रहेगा। अच्छा, जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके 30 डेज में एग्जैक्ट एड्रेस भी बता सकते हो। अब उसके बाद क्या होगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ना वेरीफाई होने वाला है। रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा कि एक्चुअल में आप बोल रहे थे इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, 30 डेज में तो आपने एग्जैक्ट एड्रेस बताया, एक्चुअल में क्या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर ROC इज गोइंग टू वेरीफाई योर रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। तो आपको 30 डेज में ROC को बताना रहेगा, और कौन से फॉर्म में, INC 22 फॉर्म में। ये फॉर्म का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। N हो गया, R हो गया। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड ही कि रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड क्या ऑब्लिगेशंस हैं। यहाँ पर बोला रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी का नाम क्या है, ये आप ऑफिस के बाहर पेंट करवा लो, ऑफिस के बाहर अफिक्स करवा दो, ताकि हमें पता चले कंपनी का नाम क्या है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। ओके, तो ये आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, कंपनी का नाम ऑफिस के बाहर प्लेस करवाना है कॉन्स्पिशियस पोजीशन पे, ऐसी पोजीशन पे जहां से दिखे विजिबल पोजीशन, और ऐसे लेटर्स में जो समझ आए। अच्छा, उसका नाम ऑल्सो कॉमन सील पर भी होना चाहिए। अगर कंपनी की कॉमन सील है तो उस कॉमन सील पे भी कंपनी का नाम होना चाहिए एनग्रेव्ड प्रॉपरली। ओके, अच्छा, और कहाँ होना चाहिए, कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कंपनी के बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर्स, वहाँ पर कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सिन नंबर, ये सभी डिस्प्ले करना है। कंपनी के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक चेक, उस पर भी नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट है तो वेबसाइट पर भी नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू योर रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बोलता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, आखिरकार कंपनी बनी क्यों हुई है। यहाँ पर पर्पस है
फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि कंपनी फॉर्म क्यों हुई है, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट क्यों हुई है, अच्छा अच्छा खाना बनाकर सेल करने के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस। हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है यहाँ पर एसी सेल करने के लिए, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है यहाँ पर फैशन एसेसरीज बनाती है और वो सेल करने के लिए, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कार मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो हर कंपनी का अलग अलग पर्पस होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में पता चलता है आपकी कंपनी का पर्पस क्या है, क्यों फॉर्म हुई है। ऑल्सो यहाँ से आपको स्कोप पता चल जाता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है। अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका स्कोप है, उसका ऑब्जेक्ट है कार्स मैन्युफैक्चर करना, तो वो कुछ और नहीं कर सकती है, वो सिर्फ वही कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट में लिखा है। अगर वो उसके बाहर जाकर कुछ भी करती है तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, विच इज बियॉन्ड पावर्स ऑफ अ कंपनी। ऐसा कोई काम आपकी कंपनी नहीं कर सकती है। इवन इफ सारे के सारे शेयर होल्डर ने भी वो काम को बाद में रेटिफाई कर दिया, रेटिफाई मतलब लेटर अप्रूव कर दिया, तो भी ऐसा काम आपकी कंपनी नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट दो तरह से डिवाइडेड होते हैं, पहला मेन ऑब्जेक्ट और दूसरा ये मेन ऑब्जेक्ट को करने के लिए कोई और एक्टिविटी है तो वो होता है उसका एंसिलरी ऑब्जेक्ट। ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट है। फिर आता है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज सिंपली बोलता है कितनी लाइबिलिटी रहेगी, जो हम पढ़कर आए हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड अमाउंट तक, लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना अंडरटेक किया है वो देना रहेगा, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड है। ठीक है। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज बताता है कि कंपनी कितनी कैपिटल से रजिस्टर हुई है। कैपिटल मतलब क्या, पैसा, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल है जिससे कंपनी रजिस्टर हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी होती है जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। फिर इशूड कैपिटल होता है, पूरा बाइफर्गेशन होगा, ऑथोराइज्ड, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है, कॉल्ड अप कितना है और कितना पे किया है, पेड अप कैपिटल कितना है। सबसे ज़्यादा ऑथोराइज्ड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कंपनी ऑथोराइज से ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, ये पूरा बता रखा है। इशू जितना कंपनी ने इशू किया पब्लिक को, जितना सब्सक्राइब किया पब्लिक ने वो होता है सब्सक्राइब। अच्छा, कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया दैट इज कॉल्ड अप, और पर शेयर होल्डर्स कितना दे रहे वो पेड अप है। तो ये क्या चला हमारा कैपिटल क्लॉज। लास्ट है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में बेसिकली देयर इज अ डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन होता है सब्सक्राइबर्स से। जो पहले पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं कंपनी के, वो डिक्लेरेशन देते हैं कि हम रेडी है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, लॉफुल बिजनेस के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए। यहाँ पर ये सब्सक्राइबर का नाम लिखा होता है और नाम के जस्ट आगे लिखा होता है कि वो कितने शेयर्स ले रहे हैं। मैंडेटरीली एक शेयर तो लेना ही है हर सब्सक्राइबर को। वैसे से कि सब्सक्राइबर से क्या नहीं से, अगर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पर 7 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, क्यों, मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। प्राइवेट है तो 2 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। यहाँ पर उन्होंने कितने शेयर्स लिए वो लिखा होता है और उनका नाम भी लिखा होगा, अपोजिट में उनका नाम लिखा होगा। अच्छा, 1 पर्सन कंपनी है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर नॉमिनी क्लॉज होगा कि इस पर्सन की डेथ या डिसेबिलिटी पे कौन नॉमिनी बनने वाला है, तो वो नॉमिनी क्लॉज लिखा होगा, नॉट सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दीज आर ऑल द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। आगे हम जानते हैं अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। ये क्या होता है? जैसे कि हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी को आप चार्टर डॉक्यूमेंट बोलते हो। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है, ये बताता है कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी किस पर्पस के लिए यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चलती हैं हमें। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बताते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल अफेयर्स रेगुलेट करता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। कंपनी कैसे चलने वाली है, कंपनी कैसे गवर्न होने वाली है, वो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, विच इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। एज आई हैव टोल्ड यू, 2 clause 5
AOA का डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन। आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। सिंपल सेम है, इसमें रेगुलेशंस लिखी होती है। अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो वो MOA के सबऑर्डिनेट है। सी, सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 होता है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होगा हमारा यहाँ पर, कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इन दोनों के अकॉर्डिंग बनता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बोला है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर सबऑर्डिनेट टू MOA, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा एंड कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रहने वाला है आपका AOA। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रेगुलेशंस ही बताने वाले हैं कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं। ध्यान रखना AOA में कुछ भी आप नहीं लिख सकते हो विच इज आउटसाइड द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के बाहर कुछ हो वैसा आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिख पाओगे। AOA MOA दोनों ही रजिस्टर करवाने पड़ेंगे ROC के पास, ठीक है। AOA एंड MOA दोनों ही ROC के पास यहाँ पर फाइल करने रहेंगे और हर कंपनी को उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करवाना है। जैसे हमने MOA में पढ़ा था टेबल्स, वैसे AOA में भी हम टेबल पढ़ने वाले हैं जस्ट लाइक दिस। देखो टेबल FGHIJ मेमोरेंडम में देखी थी ABCDE, लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर गारंटी, फिर अनलिमिटेड कंपनी, वैसा ही है। F है तो F एकदम सॉर्टेड, यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। G और H गारंटी की बात कर रहे हैं, I और J अनलिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या था, नो यस नो यस, यहाँ पर उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पर है यस नो यस नो एंड इस अकॉर्डिंग पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज एंट्रेंचमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड यस डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या बोलता है, आर्टिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स में बातें लिखी हुई है, लेकिन जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है हम और भी प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। सी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके अकॉर्डिंग बनेगा, MOA के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। हम उसे और स्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। मतलब सुनो, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो, कंपनीज एक्ट में फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर ये वाला काम करना है तो आपको ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, मीन 75% मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। लेकिन आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिख रहे हो कि अगर ये वाला काम करना है तो 100% मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होगा। क्या मैं कह सकती हूँ आप स्ट्रिक्ट बना रहे हो और प्रोविजंस को, मेकिंग द प्रोविजंस मोर स्ट्रिक्टर। जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है आप उससे ज़्यादा स्ट्रिक्टर प्रोविजंस बना रहे हो और जब भी आप ऐसा करते हो उसे बोला जाता है एंट्रेंचमेंट। आर्टिकल्स में प्रोविजंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्टर बनाने को कहा जाता है एंट्रेंचमेंट। एक एग्जाम्पल से समझो जिसे आप रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके पेरेंट्स ने बोला, आप घूमने जा रहे हो, पेरेंट्स ने बोला है कि तुम 10 बजे तक एनी हाउ घर पर आ जाना, ठीक है। 10 बजे तक घर पे आ जाना। अभी मम्मा पापा ने डेडलाइन दे दी रात में 10 बजे तक घर पर आ जाना, लेकिन तुम बोलते हो नहीं नहीं नहीं, भैया ने बोला है कि 9 बजे तक घर पे आना है तो मुझे 9 बजे तक ही आना पड़ेगा। इवन तो आपके मम्मी पापा बोल रहे 10 बजे, लेकिन भैया ने बोला 9 बजे तक आ जाना। तो क्या मैं कह रही हूँ, यहाँ पर वो इन प्रोविजन को और ज़्यादा स्ट्रिक्टर बना रहे हैं। यस, और जब भी प्रोविजंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्टर बनाया जाता है उसे एंट्रेंचमेंट बोला जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी प्रोविजंस ज़्यादा स्ट्रिक्टर बनते हैं, दैट इज एंट्रेंचमेंट। अच्छा, क्वेश्चन आता है ये एंट्रेंचमेंट हो कब सकता है, व्हेन कैन बी एंट्रेंचमेंट डन। ये एंट्रेंचमेंट कब हो सकता है, जब कंपनी फॉर्म हो रही है। यहां पर मैं लिख देती हूं एंट्रेंचमेंट, ठीक है। जब कंपनी फॉर्म हो रही है तब एंट्रेंचमेंट हो सकता है, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, या फिर आप आर्टिकल्स को ऑल्टर करो, ऑल्टरेशन ऑफ
आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी आर्टिकल्स को ऑल्टर करके करना है। प्राइवेट कंपनी है तो क्या है, और पब्लिक कंपनी है तो क्या होगा, आपको मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होगा। प्राइवेट कंपनी है तो रिजोल्यूशन तो दोनों में ही पास करना है, पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी में भी। पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, काम चल जाएगा। प्राइवेट कंपनी है तो 100% मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होगा, जिसे बोला जाता है यूनैनिमस रिजोल्यूशन। यूनैनिमस रिजोल्यूशन मतलब 100% मेंबर्स का कंसेंट चाहिए, और उससे आप आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हो, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ऐड कर सकते हो। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस होता क्या है, जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को आप और ज़्यादा स्ट्रिक्टर बनाते हो रेगुलेट करने के लिए, दैट इज एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट कंपनी के टाइम, फॉर्मेशन के टाइम पर हो सकता है, या फिर आप आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हो। इफ इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्टर करो। इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, तो उस केस में 100% मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होता है। ऑल्सो यू कैन राइट वन मोर लाइन दैट आप कंडीशंस और प्रोसीजर्स को ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव बना रहे हो, मेकिंग द कंडीशंस मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज रिटर्न इन कंपनी लॉ। ठीक है, ये आपका एंट्रेंचमेंट वाला पॉइंट रहेगा। अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। व्हाट इज द प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। ठीक है, अच्छा स्पाइस प्लस तो फॉर्म है, जरा यहाँ पर स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म बता सकते हो क्या, क्या है? सिंपलीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये है हमारा स्पाइस प्लस फॉर्म कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एंड इसका जो फॉर्म नंबर है दैट इज INC 32। कैसे याद किया हमने, कैसे कि जितने दांत वही फॉर्म का नंबर है ना, INC 32। एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। हाँ जी, तो स्पाइस प्लस जो फॉर्म है दैट इज ऑफ दो पार्ट है ना, स्पाइस प्लस के दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए बोलता है नेम रिजर्वेशन करा लो, नेम क्लॉज में देखा था हमने। तो पार्ट ए में आपकी कंपनी का नाम रिजर्व हो जाता है अगर वो नई कंपनी है तो, और कितने दिन के लिए नाम रिजर्व होगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। अच्छा, एक बार आपका नाम रिजर्व हो गया तो आप पार्ट बी फिल करोगे, और पार्ट बी आपको बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर देता है। क्या क्या सर्विसेज देगा? डिन अलॉटमेंट, डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटमेंट। जिनके पास, डायरेक्टर्स के पास डिन नहीं है, उन्हें यहाँ पर डिन भी अलॉट हो जाएगा, उन्हें यहाँ पर डिन मिल सकता है। इससे पैन इशू हो जाएगा, आपको टैन इशू हो जाएगा। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन मतलब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अच्छा, वो भी इशू हो जाने वाला है। अगर आपकी कंपनी EPFO में रजिस्टर कराना चाहती है, विच इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। सी इन योर एग्जाम्स आप डेफिनेटली ना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म लिख कर आ सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल में भी शॉर्ट फॉर्म ही है। ठीक है, एंड ESIC रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, विच इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। ये सारी आपको पार्ट बी में सर्विसेज मिलती हैं। बैंक अकाउंट ओपन कराना है मैंडेटरी, दैट विल बी डन। GSTN नंबर मिल जाएगा, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड जहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो भी इशू हो जाएगा। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाने वाली हैं इन पार्ट बी। टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन, कि क्या प्रोसेस रहने वाला है इनकॉर्पोरेशन का, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपलीफाई कर दिया है। आपको यहाँ पर ये 100 नोट्स दिख रहे होंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन करना है एमसीए वेबसाइट पे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद एमसीए सर्विसेज पे क्लिक करना है, वहां पर स्पाइस प्लस पे क्लिक करना है। एज सून एज आप स्पाइस प्लस पे क्लिक करोगे आपको बताना है कौन सी टाइप ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी और कैटेगरी ऑफ कंपनी है। फिर आप नाम रिजर्व कराओगे पार्ट ए में। नई कंपनी है तो 20 डेज के लिए रिजर्व होने वाला है। एग्जिस्टिंग कंपनी है, फॉर्म रन फाइल करोगे 60 डेज के लिए रिजर्व हो जाएगा। कोई फाइल है तो वो चूज करेंगे एंड उसके बाद एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा। क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने वाला है वो, उसे डिक्लेरेशन चाहिए होंगे दो। एक डिक्लेरेशन तो सब्सक्राइबर से चाहिए होगा, ओके, और डिक्लेरेशन चाहिए होगा डायरेक्टर से। क्या डिक्लेरेशन कि भैया हम रेडी है यहाँ पर डायरेक्टर बनने के लिए। सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन देंगे कि हमने इतना शेयर लिया है, हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, वी आर डिजायरस टू फॉर्म अ कंपनी। कंसेंट चाहिए होगा डायरेक्टर का, ठीक है, डायरेक्टर का डिस्क्लोजर चाहिए होगा। अगर डायरेक्टर कोई कहीं और किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है तो डिस्क्लोज कर देना है। ओनर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर किस चीज का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका, ठीक है, उसके कोई ओनर है उससे एनओसी ले लो कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लास्टली यूटिलिटी बिल की कॉपी भी चाहिए होगी। ये यूटिलिटी बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, ताकि हमें पता चल जाए आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो सही है ना। तो यूटिलिटी बिल की कॉपी चाहिए होगी। एप्लीकेंट इसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे। अभी स्पाइस प्लस का पार्ट बी फाइल करने वाला है। पार्ट बी में वो सारी सर्विसेज जो हमने देखी, आफ्टरवर्ड्स आप EMOA एंड EAOA यहाँ से डाउनलोड करोगे वेबसाइट से। फॉर्म है EAOA एंड MOA का, याद करना है, MOA 33 एंड AOA 34, ठीक है। सब्सक्राइबर्स का DSC अफिक्स कर दो। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करना है आपको यहाँ पर। विटनेस का और प्रोफेशनल का भी MOA AOA पे। पैन और 10 की डिटेल्स फिल करनी है। कंपनी को अगर GST के लिए अप्लाई करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, प्रोफेशनल टैक्स के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे ना ऑप्शन आता है येस और नो, तो वहाँ पे उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, सब कुछ सही है, तो कंपनी क्या करेगी, ROC को स्पाइस प्लस सबमिट कर देने वाली है। ROC को लगता है नहीं कुछ गलत है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ डिफेक्टिव है, तो ROC बोलेगा फिर से रीसबमिट करो। आपने रीसबमिट किया, फिर से गलत है तो फिर से रीसबमिट कर सकते हो। इट मीन्स मैक्सिमम 2 रीसबमिशन अलाउड है। अगर सब कुछ सही है, सब कुछ चंगा है, तो ROC आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और आपकी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, फिर बोला गया है कि कंपनी को ना जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, डिक्लेरेशन देना है विद इन 180 डेज, ठीक है। इनकॉर्पोरेट हो गए, उसके 180 डेज के अंदर डिक्लेरेशन देना है प्रोफेशनल से, ठीक है। डिक्लेरेशन देना है प्रोफेशनल से, जैसे या तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वेरीफाई करेगा। एंड दैट डिक्लेरेशन इज नथिंग, डिक्लेरेशन ये है कि हमने जो भी कंपनी फॉर्म करी है वो सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई किया एज पर कंपनीज एक्ट, लॉफुल बिजनेस के लिए यहाँ पर फॉर्म करी है। दूसरा, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, अभी एप्लीकेशन दो ROC को कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई कर सकते हो। फॉर्म क्या है 22 INC 22 में वो वेरीफाई करेंगे। एंड यस, दैट इज अबाउट हमारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, ठीक है। अभी प्रोफेशनल्स को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अच्छा, प्रोफेशनल्स एंगेज होते हैं इन इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में ना प्रोफेशनल एंगेज होते हैं। लेट अस अज्यूम एक CS एंगेज हो रहा है, तो CS की ड्यूटी है कि उसे एक एंगेजमेंट लेटर ले लेना है, सर्टिफिकेशन चाहिए उसका। तो जिस कंपनी को चाहिए उससे एक एंगेजमेंट लेटर ले लो दैट दिस पर्सन इज एंगेज्ड इन इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो प्रोफेशनल को क्या ध्यान रखना है, एंगेजमेंट लेटर ले लेना है। दूसरा, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने हैं, जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स है वो सही तो है ना, वो रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है, बिकॉज फाइनली वो सर्टिफाई करने वाला है। अगर गलत सर्टिफिकेशन किया तो उस पर पेनल्टी लगने वाली है, तो पहले ही वेरीफाई कर दो। सारे अटैचमेंट्स क्लियर है और रीड करने जैसे है वो एंश्योर कर लो। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है ना, क्या वो एक्चुअली में फंक्शन कर रहा है ना, ये आपको एंश्योर कर लेना है। तो ये कुछ 4 प्रिकॉशंस है जिन बातों का प्रोफेशनल्स को ध्यान रखना रहेगा।
अच्छा, अब आती है बात वन पर्सन कंपनी की, और वन पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाए। तो इधर भी प्यारा सा चार्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। वन पर्सन कंपनी की जब मैं बात करती हूँ, वी नो वन पर्सन कंपनी इज नथिंग बट अ प्राइवेट कंपनी जिसमें एक ही पर्सन मेंबर, ओनर, शेयर होल्डर होता है। ये पर्सन होगा कौन? ये सबसे पहले तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया, तभी ये मेंबर बन सकता है और तभी ये नॉमिनी बन सकता है। मतलब ये कंडीशन दोनों के लिए है, मेंबर के लिए भी और नॉमिनी के लिए भी। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हर एक्ट के अंदर हो सकता है आपको रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन अलग अलग मिले, अकॉर्डिंगली आपको डेफिनेशन में जो नंबर ऑफ डेज है वो याद करने। ओपीसी में देखा जाए तो रेसिडेंट इन इंडिया उस पर्सन को माना जाएगा जो 120 डेज और मोर इंडिया में रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम 120 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हो, मतलब वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तो नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट इन इंडिया है, वो क्या बन सकता है? वन पर्सन कंपनी में मेंबर और नॉमिनी बन सकता है। ये ठीक है। अभी ध्यान रखना एक चीज़ का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। मतलब अगर मैं हूँ, मैं सिर्फ एक ओपीसी की मेंबर बन सकती हूँ, मैं किसी दूसरी ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकती हूँ। एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, ठीक है। अच्छा, नॉमिनी की बात करें तो नॉमिनी भी आप एक ही ओपीसी के बन सकते हो, ठीक है। एक ही ओपीसी के मेंबर बन सकते हो, एक ही ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो। लेकिन ट्विस्ट क्या है? आप चाहो तो एक ओपीसी के मेंबर और आप चाहो तो दूसरी ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो, वो अलाउड है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल सुनना। तो बेसिकली इफ आई से कि मिस्टर ए ओपीसी 1 का मेंबर है, ठीक है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। मिस्टर बी नॉमिनी है, ओपीसी 2 का बन सकता है, लेकिन अभी ये किसी और ओपीसी का नॉमिनी नहीं बन सकता, ओनली वन ओपीसी का मेंबर या फिर वन ओपीसी का नॉमिनी। लेकिन अभी सुनो बात क्या बोला है, मिस्टर ए ना ओपीसी 1 में तो मेंबर है और इधर ओपीसी 3 में नॉमिनी है। तो क्या ये अलाउड है? ये चलेगा, एक पर्सन एक ओपीसी में मेंबर और दूसरी किसी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। बट यू नो व्हाट, प्रॉब्लम कब आएगी? लेट अस अज्यूम इस ओपीसी 2 का मेंबर कौन है? मिस्टर डी इज अ मेंबर और नॉमिनी कौन है? मिस्टर ए। अभी प्रॉब्लम कब आएगी ना, लेट अस अज्यूम ये जो मिस्टर डी है मेंबर, इसकी डेथ हो जाती है और हमने देखा जब भी ओपीसी में मेंबर की डेथ हो जाती है इसकी जगह कौन आएगा? नॉमिनी, ठीक है। तो अभी ये नॉमिनी यहाँ पर आएगा, बट मिस्टर ए तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंबर है ना, तो अभी क्या वो ओपीसी 1 में जाएगा या ओपीसी 3 में जाएगा? प्रॉब्लम है। तो बोला आपको विद इन 180 डेज डिसाइड करना है कि आप ओपीसी 1 में जाओगे या ओपीसी 3 में जाने वाले हो। ऐसा कुछ हो जाता है तो विद इन 180 डेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये बोलता है कि नहीं मुझे तो ओपीसी 1 में ही जाना है, ओपीसी 1 में ही रहना है, तो वो कंपनी फिर बाद में जो दूसरी कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बट ही हैव टू चूज बिटवीन 2 कंपनीज, यहाँ पर 2 कंपनी में चूज करना होगा। अच्छा, और क्या रेस्ट्रिक्शंस है आपकी ओपीसी से रिलेटेड? ओपीसी में यहाँ पर बोला है कि माइनर जो है, माइनर कभी भी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, ना ही माइनर ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। वन पर्सन कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। एंड लास्टली आपकी ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकती। ये कुछ प्रोहिबिशंस है आपके वन पर्सन कंपनी के, एंड दिस इज द प्रोसीजर फॉर ओपीसी। अभी बात करते हैं आपकी सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। यस, इधर भी शॉर्ट नोट मिलेंगे रे बाबा।
सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बनी ही क्यों है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं है, ये बनी है प्रमोट करने के लिए। अभी क्या प्रमोट करने के लिए, स्कूल में पढ़ाई करते थे तो एजुकेशन, 10th के बाद क्या सब्जेक्ट है, कॉमर्स आर्ट साइंस, अभी पढ़ पढ़ के थक जाओगे ना तो स्पोर्ट्स, ठीक है, तो एजुकेशन प्रमोट करेगी, कॉमर्स आर्ट साइंस स्पोर्ट्स, अभी कुछ रिसर्च करेंगे तो रिसर्च हो गया, वेलफेयर हो गया यहाँ पर, फिर रिलीजियन हो गया, इन सबको प्रमोट करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, यही सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी प्रॉफिट आता है सेक्शन 8 कंपनी का तो वो क्या करोगे, उस प्रॉफिट को फिर से ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगा दोगे, इट मीन्स इट विल बी अप्लाइड इन प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट ओनली। और ध्यान रखना सेक्शन 8 कंपनी को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, एक ऐसी कंपनी है जो मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म चाहे तो मेंबर बन सकती है, जनरली पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अलाउड टू बिकम अ मेंबर इन अनदर कंपनी, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी क्या ऐसी कंपनी है जो अच्छाई का काम कर रही, भलाई का काम कर रही है, तो जो भी आ रहा है हम कहते हैं आओ आओ आओ, तो पार्टनरशिप फर्म चाहे तो सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकती है। अभी बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला ये सेक्शन 8 कंपनी है ना, इसे लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना है। तो लाइसेंस ले लो एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी से। आफ्टरवर्ड्स बोला गया है डायरेक्टर के पास डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, एमओए और एओए प्रिपेयर कर दो। वहाँ पर एमओए और एओए का फॉर्म था 33, 34, सेक्शन 8 कंपनी के लिए 13 एंड 31 है। कैसे याद करोगे, 13 एमओए, इसका उल्टा 31 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर बोला है सेक्शन 8 कंपनी है, इसमें कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए जो कि इंडिया में रहा है फॉर 120 डेज और मोर। तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में कितने दिन रहा है, 182 डेज और मोर। उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसके बाद फॉर्म स्पाइस प्लस फाइल करने वाले हो। यहाँ पर एमओए और एओए की फिजिकल कॉपी अटैच करनी रहेगी। कौन सी, फिजिकल कॉपी। जनरली हमने सब में कैसा देखा, सॉफ्ट कॉपीज, ई फॉर्म देखा, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी है तो यहाँ पर बोला गया है आपको एमओए और एओए की फिजिकल कॉपीज को अटैच करना रहेगा। अच्छा, मैक्सिमम 3 डायरेक्टर को डिन मिल सकता है। यहाँ पर डिन के लिए अप्लाई करोगे ना अगर स्पाइस प्लस में, तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर को डिन मिल सकता है। अभी एप्लीकेशन तो भेज रहे, लेकिन एप्लीकेशन अकेली नहीं जाएगी, एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट्स जाएंगे। एंड सेक्शन 8 कंपनी में अटैचमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, कि क्या अटैचमेंट जाने वाले हैं। सबसे पहला एमओए और एओए फॉर्म 13 और 31। फिर डिक्लेरेशन जाएगा डायरेक्टर से कि हम रेडी है डायरेक्टर बनने के लिए। डिक्लेरेशन, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब्सक्राइबर का। सुनो, एग्जाम में ये तीनों पॉइंट को अलग अलग लिखोगे, साथ में नहीं लिखोगे, नंबर ऑफ पॉइंट इंक्रीज करने हैं ना, तो साथ में नहीं लिख के आप क्या करोगे, अलग अलग लिखोगे। क्या लिखोगे, डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर, एड्रेस प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। फिर प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोला है आपको एस्टिमेट देना है कि फ्यूचर में कितनी इनकम होगी, फ्यूचर में कितना एक्सपेंडिचर होगा। एक एस्टिमेट दे दो कि अगले 3 साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए फॉर्म INC 22 फाइल करना है। साथ में कंसेंट चाहेगा टू एक्ट एज डायरेक्टर की हम रेडी है डायरेक्टर की तरह काम करने के लिए। डायरेक्टर का एफिडेविट जाएगा। सब कुछ सेटिस्फाइड है तो ROC फाइनली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। एंड स्वाहा, सेक्शन 8 कंपनी बन चुकी है। अगेन अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स उसको फॉलो नहीं किया, उसे कॉन्ट्रावीन किया, जैसे कि डिविडेंड देना मना है, डिविडेंड दे दिया, या फिर जो प्रॉफिट है आपने उसको ऑब्जेक्ट्स में वापस से अप्लाई नहीं किया, आप कुछ और करने लग गए, सो सेक्शन 8 के कंडीशंस को अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो तो क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था ना वो उससे वापस ले लेगी, तो रिवोक हो जाएगा लाइसेंस। रिवोक मतलब टेकन बैक, लाइसेंस फिर से ले लिया जाएगा। अच्छा, किन किन कंडीशंस में लाइसेंस फिर से लिया जा सकता है? अगर कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ कर रही है, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कर रही है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर सकती है।
ठीक है। और अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी कंडीशंस को ब्रीच किया, उसे तोड़ा है, तो भी लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। अभी रिवोकेशन तो हो गया, तो उसके बाद इस सेक्शन 8 कंपनी का क्या, इसके इफेक्ट्स क्या होने वाले। कहने से जैसे ही सेक्शन 8 कंपनी से आपने लाइसेंस ले लिया, अब वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं रही, सो इट इज़ नो लॉन्गर ए सेक्शन 8 कंपनी। वो चाहे तो अपने नाम में भी सफिक्स ऐड कर सकती, या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक, ठीक है। एंड कुछ एग्जाम्पशंस और प्रिविलेजेस जो सेक्शन 8 कंपनी को मिलते थे, क्योंकि वो सेक्शन 8 कंपनी है इसलिए हम उनको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे प्रिविलेजेस देते थे। बट अब तो सेक्शन 8 कंपनी नहीं रही ना, तो वो बेनिफिट्स और एग्जाम्पशंस भी नहीं मिलेंगे, विड्रॉ हो जाएंगे। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 ऑर्डर्स दे सकती है। सबसे पहला ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इस सेक्शन 8 कंपनी को अमलगमेट कर दो, मर्ज कर दो किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कब होगा, अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, उसके बाद उसे अमलगमेट कर दिया जाएगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, कि वाइंड अप कर दो, बंद कर दो सेक्शन 8 कंपनी को। वाइंडिंग अप का ऑर्डर जब भी होगा, मान लो सेक्शन 8 कंपनी में असेट्स है, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ है, तो उन असेट को सेल कर दिया जाएगा और सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे। अच्छा, मानो लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दिया लेकिन फिर भी पैसा बचा है, यानी कि सरप्लस इज देयर, तो उस केस में बोला गया है अगर असेट ज़्यादा है, इफ देर आर असेट्स मोर, तो उन असेट्स को ट्रांसफर कर दो किसी और सेक्शन 8 कंपनी के पास दैट हैव सिमिलर ऑब्जेक्ट। ओके, आपने तो असेट सोल्ड कर दी थी, अभी यू हैव कैश, कैश सरप्लस है, उस केस में ये जो कैश है वो IBF फंड में जाएगा, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में चला जाएगा। अच्छा, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी ना अपने आर्टिकल्स, अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर नहीं कर सकती विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर। इस बात का ध्यान आपको रखना है। एंड यस, फाइनली आई कैन से कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ये वन शॉट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को रिवाइज किया एंड स्वाहा हुआ है यहाँ पर। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा होगा। इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे हैंडरिटन चार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मेरे नादान परिंदों को कैसा लग रहा है ये वन शॉट लेक्चर्स, वो चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, एंड क्या आप ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो, दिमाग में फिट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। कोई चीज़ें हैं जो आपको लगी होगी कि पहले इतने अच्छे से नहीं समझी, तो क्या अब अच्छे से हो रही है। आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट्स, आई वुड लव टू सी योर फीडबैक्स एंड प्लीज़ पढ़ते रहना। दीज आर सम थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है, ठीक है। ओके देन मैं नादान परिंदों, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।